तो हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 खत्म हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं शो के दिखाए गए कुछ ऐसे सेगमेंट्स के बारे में जो कि फायर एंड ब्लड के बुक से कम्प्लीटली डिफरेंट है। हालांकि शो में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, चाहे वो कैरेक्टर्स के एज को हो, कैरेक्टर्स के रिलेशन को हो, या फिर कुछ कैरेक्टर्स को ही गायब कर देना हो, या फिर कम्प्लीटली किसी स्टोरी लाइन को चेंज कर देना। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं चाहता हूँ हम लोग कुछ मेजर चेंजेस के बारे में बात करें और ये जानने की कोशिश करें क्या वो स्टोरी के लिए अच्छी थी या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द अफेयर बिटवीन क्रिस्टन कोल एंड एलिसेंट हाईटावर। एलिसेंट हाईटावर और क्रिस्टन कोल का अफेयर बुक में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाई वुड एलिसेंट डू द सेम थिंग फॉर विच शी हेटेड रेनेरिया। और क्यों क्रिस्टन कोल, जिसके बैक स्टोरी को आप बुक्स में अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एक काफ़ी ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड नाइट था, एंड ऐसे ही अपने किंग्सगार्ड के वाउस को तोड़ना, आई डोंट थिंक सो ये उसके कैरेक्टर को सूट करता है। और इन एपिसोड्स के बाद क्रिस्टन कोल के कैरेक्टर को कम्प्लीटली तो बुचर कर ही दिया है, बिकॉज क्रिस्टन कोल स्टेटेड दैट शी हेटेड रेनेरा फॉर नॉट चूजिंग हिम, एंड आई डोंट नो शो रनर्स ने इस स्टोरी लाइन को क्यों चूज किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बुक क्रिस्टन कोल बचपन से ही एक नाइट बनने की ट्रेनिंग लेता आ रहा है, तो उसे ऑब्वियसली पता होगा कि वो एक नाइट है फ्रॉम ए लो बॉर्न हाउस। तो टारगेरियन प्रिंसेस को अपना वाइफ बनाना, वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है। आफ्टर दैट ही हैड प्रॉब्लम विद बीइंग रेनेरा's स्लेव, बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एलिसेंट का स्लेव बनने में, एंड ही कम्प्लीटली एंजॉयड इट। बुक्स में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टन कोल को रेनेरा और लेनोर के शादी में क्रिस्टन कोल ने लेनोर के लवर का एक टूर्नामेंट में फाइट के ड्यूरिंग मर्डर करके लेनोर को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, जिसके कारण क्रिस्टन कोल को पनिशमेंट देने के लिए रेनेरा और लेनोर दोनों ने ऑर्डर दिया था। लेकिन फिर क्रिस्टन कोल को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एलिसेंट ही उसके साइड पे खड़ी थी, जिसके कारण फिर क्रिस्टन कोल ने डिसाइड किया कि आगे जो भी फाइट होगा वो एलिसेंट के साइड से लड़ेगा। आई गेस दिस वाज अ बेटर स्टोरी लाइन जिसको वो लोग दिखा सकते थे, ना कि रेनेरा से रिलेटेड स्टोरी लाइन को दिखा के वो कम्प्लीटली हमें क्रिस्टन कोल को हेट करवाते। तो अभी मैं ब्लड एंड चीज के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जितना सब लोग बोल रहे हैं। लाइक पीपल आर सेइंग दैट इट वाज सपोज्ड टू बी द रेड वेडिंग ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन, बट आई गेस हेलिना को शुरुआत से ही हाउस ऑफ द ड्रैगन में जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, आई थिंक सो इन दैट सेंस हेलिना का रिएक्शन कम्प्लीटली फाइन था। लाइक एज यू गाइज नो दैट बुक्स में हेलिना को एक ड्रैगन ड्रीमर नहीं बताया गया है, बट हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 से ही हेलिना को एज ए ड्रैगन ड्रीमर हमें शो किया गया है। और वैसे भी इट्स 2024, सो आप उस तरीके से एक ब्लडी वे में चीज़ों को पोर्ट्रे नहीं कर सकते जिस तरीके से आप 2011 के गेम ऑफ थ्रोन्स में किया करते थे। तो चलिए अभी बात करते हैं द बैटल ऑफ द रुक्स रेस्ट के बारे में। तो बैटल ऑफ द रुक्स रेस्ट में हमें ये दिखाया गया है कि एमोन टारगेरियन ने जानबूझ के एगोन टारगेरियन को जलाया ताकि अल्टीमेटली ही कैन इनहेरिट द थ्रोन। बट जैसा कि मैं आपको बता दूं, बुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि बुक में एगोन और एमोंड दोनों ही एक साथ मेलिस पे अटैक करते हैं, और यही उनका प्लान था कि 2 ड्रैगन्स अटैकिंग 1 ड्रैगन। और वैसे भी सीजन 1 से ही हमें एमोंड को ऐसे शो किया गया है कि वो चाहता है कि वो किंग बने और ना कि एगोन। और एगोन का एमोंड को जिस तरीके से बुली करना हमें शो करता है कि एमोंड के दिल में एगोन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड पहले से ही है। तो ऐसे अपने ही किंग को ड्रैगन फायर से जला देना काइंड ऑफ इस सीन को जस्टिफाई करता है, और आई डोंट थिंक सो इसमें कोई बुराई है। हमें एमोंड फाइटिंग फॉर द थ्रोन विथ हिज ओन ब्रदर दिखने में अच्छा ही लगा। तो चलिए अभी बात करते हैं इस सीजन के सबसे कंट्रोवर्शियल सीक्वेंसेस, यानी कि दी सेगमेंट्स ऑफ हैरनहॉल के बारे में। जिस तरीके से हमें डेमन्स के नाइटमेयर्स और विजन शो किए जाते हैं, मैं आपको बता दूं हमें बुक में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। डेमन टारगेरियन बुक में कम्प्लीटली हैरनहॉल पे फ्लाई करता है और अपने ड्रैगन करैक्सिस पे बैठ के वो हाउस ब्रैकन पे अटैक कर देता है, और ब्रैकन के सारे आर्मी को और उसके लॉर्ड को अपने आगे बेंड द नी करने पर मजबूर कर देता है, जिसके कारण रिवर रन के बाकी छोटे छोटे हाउसेस कुछ टाइम के बाद हैरनहॉल पे इकट्ठा हो जाते हैं
और टीम ब्लैक को सपोर्ट करने के लिए डेमन के आगे बेंडर नहीं कर देते हैं, और ना ही कभी डेमन टारगेरियन को बुक में किंग बनने का डिजायर आता है, और ना ही वो कभी ऑस्कर टली के कहने पर ब्लैकवुड के लीडर का एग्जीक्यूशन करता है। मुझे समझ नहीं आया कि डेमन के कैरेक्टर को सीजन 2 में इतने बुरी तरीके से बुचर करने का क्या मीनिंग था। आप लोग खुद ही बताइए। जो डेमन टारगेरियन हमें सीजन 1 में दिखाया गया, क्या वो कभी भी हैरनहॉल में जाके इतने सारे लॉर्ड्स एंड लेडीज के सामने एक छोटे से बच्चे ऑस्कर टली का बात मानता? और ऑस्कर टली के डेमन को ऑर्डर करने के बाद जब उसने ब्लैकवुड के लीडर का एग्जीक्यूशन किया, तब आप लोग मुझे बताइए कि हाउस ब्लैकवुड जिसने डेमन का साथ दिया अभी क्यों टीम ब्लैक का सपोर्ट करेगा, जबकि उनके लीडर को इतने बुरी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन मुझे ये सेगमेंट अच्छा लगा कि लास्ट एपिसोड में डेमन के विजन्स को हमें काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया। अभी चाहे कुछ लोग इसे फैन सर्विस से क्यों ना बोले, लेकिन एगोन द कॉन्करर्स ड्रीम ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर को डेमन को इलस्ट्रेट किया गया। वेल, आई गेस द शो रनर्स आर कुकिंग समथिंग विद दिस प्लॉट। वेल, we will get to know in the further episodes, in the further seasons. तो चलिए अभी बात करते हैं द नेक्स्ट ड्रैगन सीड्स के बारे में। जैसा कि हमें शो में दिखाया गया है कि ह्यू हैमर एंड अल्फ एक्चुअली किंग्स लैंडिंग से बिलोंग करते हैं, बट बुक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुक में हमें दिखाया गया है कि ह्यू एंड अल्फ एंड जितने भी बाकी ड्रैगन सीड्स थे वो ड्रैगन स्टोन या फिर दूसरे आसपास के रीजन से लाए गए थे। स्पेशली ह्यू और अल्फ तो ड्रैगन स्टोन में ही रहते थे। और आप ही सोचिए, किंग्स लैंडिंग जिसको ब्लड एंड चीज के इवेंट के बाद कंप्लीटली सीज कर दिया गया था लैरिस के द्वारा, वहां से कभी भी लोग कहीं से भी आ जा रहे हैं, चाहे वो रेनेरा हो या फिर उसकी हैंडमेडन हो या फिर ड्रैगन सीड्स हो। तो ऐसे कैसे लैरिस ने इन सबको एक किंग्स लैंडिंग के थ्रू आने जाने दिया? मुझे ये सबसे ज्यादा स्टूपिड प्लॉट लगा, क्योंकि इस तरीके से आप सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बुचर नहीं कर रहे, बल्कि आप शो के प्लॉट को भी एक्सचेंज कर रहे हो। और शीप स्टीलर को क्लेम करने के लिए रेना टारगेरियन क्यों शीप स्टीलर को क्लेम करने के लिए अपने इम्पोर्टेंट मिशन जो उसको रेनेरा के द्वारा असाइन किया गया था उसको छोड़ के वो शीप स्टीलर के पास गई? अब इस बात का सेंस कैसे बनाएगा कि शीप स्टीलर जो ड्रैगन स्टोन पे रहता था वो वहां से उड़ के इतने दूर वेल में क्या कर रहा है? और बुक में तो कभी रेना अपने हाफ ब्रदर्स को लेके कभी वेल में एरन के पास गई ही नहीं। वो तो आप ही सोचिए, वो अगर उसको एसोस ही जाना था तो वो डायरेक्ट ड्रैगन स्टोन से एसोस चली जाती। उसको इतना दूर घूम के लेडी जेन एरन के पास जाके बाद में एसोस जाने का क्या सेंस बनता है? और जैसा कि बुक में हमें दिखाया गया कि शीप स्टीलर को रेना क्लेम नहीं करती, बल्कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो कि नेटल्स है वो क्लेम करती है। अभी आई डोंट नो कि इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को इन लोगों ने कम्प्लीटली शो से स्क्रैप कर दिया या फिर आगे जाके वो इसका कुछ करेंगे। वेल, इसका तो आंसर हमें सिर्फ आगे आने वाले सीजन में ही मिलेगा। तो चलिए अभी इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है एलिसन सीक्रेटली ट्रैवलिंग टू ड्रैगन स्टोन। अब बुक में एलिसन कभी भी रेनेरा से मिलने के लिए ड्रैगन स्टोन पे ट्रैवल नहीं करती है, बल्कि वो तो कभी अपने बेटे एगोन को भी सैक्रिफाइस नहीं करती है पीस के लिए। मुझे इस शो के स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि शो मेकर्स ग्रीन्स को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, बट अभी मुझे कंफर्मेशन हो गया है कि ये सिर्फ ब्लैक्स के कैरेक्टर्स को ही बुचर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने ग्रीन्स के कैरेक्टर को भी कम्प्लीटली बुचर किया है। आप ही बताइए, एलिसन हाईटावर अपने ही बेटे जिसको वो हमेशा से सक्सीड करना चाहती थी, अपने हस्बैंड के आयरन थ्रोन पे देखना चाहती थी, वो अचानक से आज अपने ही एगोन का सैक्रिफाइस देने के लिए क्यों तैयार हो गया? वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ पीस विथ हर बिगेस्ट एनिमी रेनेरा। एंड चलो एक बार को मान भी लेता हूँ कि एलिसेंट ने ऐसा काम कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हेलिना जो पूरे 2 सीजन रिडल्स में बात करती हुई आई, आज अचानक से एमंट को उसके डेथ के बारे में साफ साफ सीधे सेंटेंस में कैसे बता दी? मैं सच बताऊं तो ये नॉन बुक रीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है, एंड इट कम्प्लीटली रूइंस द फन। आई नो कि इसके कई ज्यादा स्पॉयलर्स इंटरनेट पे पहले से ही अवेलेबल है, और शायद से शो मेकर्स ने, ताकि नॉन बुक रीडर्स स्पॉइल ना हो जाए, इसलिए पहले से ही बुक में इसके बारे में बता दिया। बट इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, बिकॉज इट इज़ ए वेरी बिग स्पॉइलर फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो इतने बड़े स्पॉइलर को ऐसे ही दे देना, आई डोंट थिंक सो दैट मेड एनी सेंस।
So guys, I think that's it. These were the some things I wanted to talk with you guys. तो अभी देखते हैं कि अगले सीजन में वॉर स्टार्ट होता है और वी अगेन हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन. तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. लेट्स वेट टिल 2026. सो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे. बाय.